आप कहते हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना आरएसएस से, ना बीजेपी से, ना सरकार से। हम आरएसएस के साथ भी काम करने को तैयार हैं। तो अभी आपने जैसे जिस तरह से आरएसएस का भी कुछ आउटरीच बढ़ा है हाल में टुवर्ड्स मुस्लिम, तो किस तरह से इसको देखा जाए? बहुत सारे इफ इन बट हैं इसमें, अभी भी इंगेज होना चाहिए। डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को मिनिमाइज करने का तरीका डायलॉग के सिवा कुछ नहीं। जो तरीके से सरसंघ चालक बीच में उन्होंने ज्ञानवापी वाले इशू पर भी एक बात कही थी, वो सराहनीय थी। दूसरी बात अभी भी उन्होंने कुछ कही है, उनमें कई बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग अपना आर्गुमेंट रख सकते हैं, कह सकते हैं कि हम इससे एग्री नहीं करते हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो उनका ये कोशिश है उसको सराहा जाना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि हर मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है हर जगह पे, उन्होंने बोला अभी एक बयान में, और ये बोला कि मथुरा काशी पे भी एक बड़ा दिल दिखा के काम करना चाहिए। इस पर कुछ बातचीत आप लोगों की मुज़ाकरात हो रही है? मैंने जैसे कि मैंने कहा कि ये फैसला तो मैं नहीं करूंगा। मदनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने समय दिया, मैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी लंबी मेहनत के बाद आपका इंटरव्यू हमें मिल रहा है। तो मदनी साहब, मैं स्ट्रेट अवे एक क्वेश्चन पे आता हूँ। अभी आपको मैंने देखा कि आप गुवाहाटी गए, असम गए, वहाँ पे कई ज़िलों में जहाँ पे एविक्शन की एक ड्राइव चल रही है। तो क्या ये मुद्दा है और इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, इस एविक्शन, नॉट ओनली असम, बाकी जगहों पे भी तो चल रहा है? देखिए, एक है सिचुएशन, जब एविक्शन की बात करते हैं हम तो कई जगह डेवलपमेंट का सवाल आता है, सड़कों का सवाल आता है और भी प्रोजेक्टों का सवाल आता है। तो मैं नहीं समझता कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में सिर्फ इस वजह से कि एविक्शन हो रहा है उसका विरोध किया जाए, बल्कि उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। आसाम की सिचुएशन ऐसी है कि वो ख़ास तौर से उन्होंने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को इग्नोर किया और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, क्योंकि चुनाव करीब है। उनके लिए आसान है बेरोज़गारी के पर सवाल ना हो, करप्शन पर सवाल ना हो, दूसरी चीज़ों के सवाल सब लोगों के माइंड से हट जाएं और कम्युनिटी विशेष का मसला बन जाए, तो आसान है वो। उसी के मुताबिक उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया है। यही हमारी उनसे शिकायत थी। हमने कहा भाई आप गाइडलाइन के मुताबिक सिस्टम से करिए काम, को जो करना है ठीक है। तो आपको लगता है वो टारगेट कर रहे हैं कम्युनिटी को? उन्होंने, वो हमें नहीं लगता, वो खुद ही लगा रहे हैं इस बात को। आपने, कुछ लोग एक जगह रहते हैं, एक गांव है, आपने उस गांव को उजाड़ दिया, पेपर्स में नाम दिया कि ये एविक्शन हो रहा है फला फला वजह से, फॉरेस्ट में है, इसमें है, उसमें है, जो भी हो, तो पेपर में तो ये नाम है और अपने भाषणों में कह रहे हैं कि ये डाउटफुल लोग हैं, फला है, फला है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम एविक्शन इसलिए कर रहे हैं कि ये फॉरेस्ट में है? आप ये कहिए हम एविक्शन इसलिए कर रहे हैं कि ये बांग्लादेशी हैं, आप ये कहिए ना। और ये कह करके फिर आप उनको डिपोर्ट कीजिए। बांग्लादेशी होने का और बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का एक पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इस केस में इविक्शन वाले एरिया कहीं कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन जबान से अपने भाषणों में वो कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि निशाना कहीं और है और बातचीत कहीं और है, काम कुछ और हो रहा है, निशाना कुछ और हो रहा है। तो अपने वोटर्स को, जो फ्यूचर में उनके वोटर्स हो सकते हैं, उनको बेवकूफ बनाने के लिए वो अपने भाषणों में दूसरी बात कह रहे हैं और काम दूसरा कर रहे हैं। तो बांग्लादेशी अगर बाहर निकाल रहे हैं तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि कोई बांग्लादेशी, कोई विदेशी इस धरती पर नहीं रहना चाहिए। ये तो सभी कह रहे हैं, इससे कौन डिसएग्री करेगा? प्रॉब्लम क्या है, मैं रहता हूँ वहाँ,
गलत तरीके से रह रहा था फॉरेस्ट में। मुझे वहां एविक्शन हो गया, निकाल दिया गया, मेरा घर तोड़ दिया गया। ठीक, जिस तरह तोड़ा गया, जो सिस्टम होना चाहिए था उसको गाइडलाइन का ध्यान नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का ध्यान नहीं किया, एक नहीं कई सारी गाइडलाइंस। क्योंकि इविक्शन तो जरूरत है मुल्क की, वो जरूरत है तो वो जरूरत तो पूरी की जाएगी, जैसे और सारी जरूरतें हैं ऐसी वो भी एक जरूरी चीज है। लेकिन उसका एक सिस्टम बनाया गया, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, किसी पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी, आपने उसको फॉलो नहीं किया। एक अच्छा, मेरे दो गुना हो सकते हैं। एक गुना मेरा ये हो सकता है कि मैंने सरकारी जगह पे या फॉरेस्ट के अंदर जाकर के अपना घर बना लिया, अपना गांव बसा लिया, मस्जिद भी बना ली, सारा कुछ कर लिया, पूरा गांव हो गया। 50 साल से मैं रह रहा था, आज पता चला कि ये फॉरेस्ट लैंड है तो उन्होंने इविक्शन की कार्रवाई की। ये एक बात है। दूसरा एक है कि मैं इंडिया का सिटीजन तो हुई, इस गलत काम करने की वजह से या 50 साल से वहां रहने की वजह से आप मुझे बांग्लादेशी तो नहीं कह सकते। उनका आप बगैर डायरेक्ट कहे हुए इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि वो हर मुसलमान को बांग्लादेशी साबित करने पे तुले हुए हैं। जैसे मेरे ही बारे में कह दिया उन्होंने कि मुझे मिल जाएंगे तो मैं उन्हें बांग्लादेश भेज दूंगा उसे। तो मुझे बांग्लादेश भेज देने की बात कर रहे हैं वो, तो इसी से उनकी मेंटेलिटी पता चलती है ना। ये तो बहुत सेंसिटिव चीज होती है ना। हम भारतीय नागरिक हैं, मेरे बाप दादा ने यहाँ कुर्बानियां दी हैं, जेलों को आबाद किया है, आप कह रहे हैं हम बांग्लादेश भेज दे, तो वो मुझे नहीं कह रहे, दरअसल वो सब मुसलमानों को कह रहे हैं। तो आपत्ति इसके ऊपर है। मुझे ज्यादा दुख इस बात का है कि वो एक मैं वहां भी ये बात कही, मैंने गुवाहाटी में जब मीडिया वालों से बात कर रहा था तो मैंने उनको ये बात कही वहां कि भाई आप मुझे भेजना चाहते हैं, मैं जाने के लिए आपके पास आ गया हूँ, मिल गया हूँ, मुझे भेज दीजिए आप। अच्छा, आपकी पार्टी कहती है कि जेल में बंद करो, इन्हें गिरफ्तार करो, तो मैं गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हूँ, जो चाहे आप कर ले, मैं हूँ मौजूद यहाँ आपके पास। तो वो एक खास मेंटेलिटी है और एक खास ऑब्जेक्ट है, एक खास उनका एक मिशन है एक तरह से कि भाई अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो छुट्टी करो, इनके इश्यूज से डाइवर्ट कर दो लोगों को। वो डाइवर्जन के लिए ये सारा। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी पुलिस की निगरानी के अंदर आपको वहाँ पे सारा काम कराया जाएगा। नहीं, पुलिस की कोई निगरानी नहीं थी, पता ही नहीं चला उन्हें किसी को कि मैं गया हूँ। मैं तो कॉमन आदमी हूँ। वो कहते हैं मैं हीरो हूँ और ये जीरो है, मदनी जीरो है। हाँ सही कह रहे हो भाई, मैं तो जीरो से भी नीचे कुछ हो सकता हो, शून्य से नीचे भी कुछ हो सकता हो, मैं वहां भी ठीक हूँ। पर आप तो हीरो है ना। आपको अब मैं कॉमन आदमी गया वहां जाकर के, जब मैंने बताया तब पता चला उनको कि मैं आया हूँ। बट ओवरऑल जो गवर्नमेंट की नीति है एविक्शन की, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये जो टारगेटिंग है आपको लगता है ये गलत है। मोटे तौर पर हम यही बात कहना चाहते हैं कि ये टारगेट किया जाना और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना, ये मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल चीज है। सर अब हम आते हैं वक्फ, आपका एक बड़ी लड़ाई चल रही है सरकार से भी और सिस्टम से, तो इस पर आपका क्या बात पहुंची है और क्या इसका भी इस समय क्या करंट सिचुएशन? देखिए, वक्फ के बारे में हमारी सरकार ये कहती है कि हमने ये वक्फ को बचाने के लिए किया है और वक्फ को वो खराब होने से रोकने के लिए किया है। वक्फ में जो गड़बड़ चल रही थी उससे रोकने के लिए किया है, सरकार ये कहती है। अब अगर हम इससे एग्री करें कि सरकार का ये कहना सही है, तो वक्फ के अमेंडमेंट में जो उन्होंने नए अमेंडमेंट जो कुछ लाए हैं उससे तो साफ ये पता चल रहा है कि बजाय फायदा करने के नुकसान कर रहे हैं। अब उन्होंने तो बना लिया तो हम क्या कर सकते? आपसे कंसल्ट तो किया होगा? नहीं किया ना, किसी से कंसल्ट नहीं किया। वो जो कमेटी थी उस कमेटी के सामने जो जाकर के हम लोगों ने जितने पॉइंट्स दिए थे उनमें से किसी एक को भी कंसीडर नहीं किया, ना उस कमेटी ने ना सरकार ने। सरकार को तो जरूरत ही नहीं है। सरकार तो आपसे सलाह लेती रहती है, नहीं, पता चला। सरकार तो मेजोरिटेरियन एटीट्यूड के साथ चल रही है। हमारी मेजोरिटी, हम जो चाहेंगे कर लेंगे और जो चाहेंगे कानून बना लेंगे। मेजोरिटी है कहाँ? लेकिन जितनी भी है, जैसी भी है, कानून बनाने भर की तो है ना। पार्लियामेंट में तो जो जैसे अपोजिशन ने तो अपोज किया ही है उसको। लेकिन आपको लगता नहीं ऑपोजिशन भी कोई एक म्यूटेड ऑपोजिशन है? उस तरह से जो भूमिका उनको निभानी चाहिए थी नहीं निभाई। आपने शायद कहीं बोला भी था
ऑफ कोर्स ये तो हम पिछले 10 साल से इस बात को कह रहे हैं कि अब डेमोक्रेसी के लिए ये खराब बात है कि अपोजिशन को जैसा रोल होना चाहिए वो रोल अपोजिशन बट ऑपोजिशन मुसलमानों की बात करती है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुसलमानों का इशू अपोजिशन क्यों उठाएगी, सरकार क्यों नहीं समझेगी इसको? नहीं, हमारी सरकार है। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि ऐसा एक प्रोजेक्शन है कि ऑपोजिशन मुसलमानों की बात करती है, सरकार मुसलमानों के हित की बात नहीं देखती, ऐसा एक नहीं, मैं इसको दूसरी तरह देखता हूँ जी। मैं इसको एक तो एक मुसलमान और अदर्स के होना नहीं चाहिए, होना नहीं होना चाहिए, हाँ, डिवाइड भी नहीं करता हूँ मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी सरकार है, सरकार बन गई तो हमारी सरकार है, मुसलमानों की भी सरकार है, और मुसलमानों के जो इश्यूज हैं उनको पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, इलेक्शन के वक्त के लिए आप पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, जो कहना है कहिए और करिए, लेकिन जनरल हालात में तो आपको सबके इश्यूज को सबके वो तो कहते हैं कि हम लोग तो सारी जो गवर्नमेंट की बेनिफिशियरी पॉलिसीज हैं वो सब मुसलमानों तक भी पहुंच रही हैं, उसके बेनिफिशियरीज हैं, सरकार तो ये कहती है। हाँ, कह रही होगी, सरकार के पास डेटा भी होगा इसके कहने का, लेकिन अभी आपने जहाँ से शुरू किया औकाफ से, तो हमारा मुद्दा यही है कि आप कह रहे हैं हम औकाफ को बचाने के लिए कर रहे हैं, औकाफ की भलाई के लिए कर रहे हैं, और काम बुराई वाला कर रहे हैं, तो कैसे, मतलब इसको कैसे हम बट आप मुझे कैसे करेंगे? लेकिन एक जैसे बात थी कि वो कह रहे हैं कि वक्फ पे सारे जो अमीर मुसलमान हैं, जो एलीट हैं, उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है जमीनों पे, और अगर हम ये लाते हैं तो देखिए कोई आउटरीच भी नहीं हुआ पब्लिक में, उस तरह का कोई आउटरीच नहीं हुआ। अगर गरीब आदमी नहीं, लेकिन अगर गरीब आदमी, पब्लिक का आउटरीच, मिलियन लोगों ने इसके ऊपर अपने जुलूस निकाले हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, और क्या तरीका होगा आउटरीच का? आउटरीच का मतलब आप समझते हैं कि दुकानें जलाई जाने लगे? नहीं, तो बुरी बात होगी ना, वो कैसा आउटरीच होगा? लेकिन कम्युनिटी ने अपना एक्सप्रेस किया है, बिल्कुल पूरी ताकत के साथ किया है, जो डेमोक्रेटिक तरीके जितने हो सकते हैं उसको। तो अभी क्या करंट स्टेटस क्या है इसका कानून? अब तो वो कुछ कोर्ट में चल रहा है, देखिए क्या होता है। आप लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं कानूनी इस पर? लड़नी ही पड़ेगी, क्या करें। सर अब आते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे। मैंने कुछ आपके मैं रिसर्च कर रहा था, पढ़ा तो आपने सपोर्ट किया कि सरकार का जो पोजीशन था, और मैं तो आपको इनफैक्ट तब से देख रहा हूँ जब आपने मुशर्रफ को यहाँ पर बोला था कि भाई माइंड योर ओन बिजनेस। तो आपने किस तरह से देखा इस ऑपरेशन सिंदूर को? क्योंकि आपसे लंबे दौर बाद बात हो रही है, ये अभी आज का टॉपिक नहीं है, बट मैं इसका जो ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ, क्या हमने चाहा था अचीव करना, वो हुआ या नहीं हुआ, ये एक सब्जेक्ट है। अगर हुआ तो कितना हुआ, कितना रह गया, ये दूसरा सब्जेक्ट है। तीसरी बात है कि आपने अचानक से बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया? वो अचीव हो गया था तब बंद किया, ये सारे सवाल हैं बात के। लेकिन जिस वक्त जंग हो रही थी, ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, जिन हालात में, इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो जिस तरह उन बदबख्तों ने नाम पूछ करके लोगों को मारा, मैं इस देश की जनता को, अपने देशवासियों को, अपने साथियों को, जिनको मैं हिंदू मुसलमान में बांटना नहीं चाहता हूं, उनको कितना शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने पेशेंस रखा। सही बात है, ये कोई और मुल्क होता तो पता नहीं क्या क्या हंगामा होते। ये भारत की खूबसूरती है, हमारे बुजुर्गों ने भारत को चूज किया था, इंडिया में रहना चूज किया था। वो लोग इस्लामिक स्टेट की बात कर रहे थे, उनको रिजेक्ट किया था कि वो झूठ बोल रहे हैं, और इंडिया को चूज किया था। ये खूबसूरती है। अभी भी जैसे आप कह रहे थे कि इस्लामोफोबिया बहुत हो गया है या हो सकता है, इस सब के बावजूद उस शर्मनाक हादसे को फेल करने में सबसे बड़ा रोल जो था वो इस देश की सिविल सोसाइटी का था, आम नागरिकों का था, कि उन्होंने इसको पहचाना, समझा कि ये दरअसल इस मुल्क में बसने वाले और रहने वाले कम्युनिटीज़ को, समुदायों को लड़ाने की साजिश है। उस साजिश को फेल किया। एक ये बहुत ही
बड़ा काम हुआ, या ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा काम हुआ। फिर उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर का फैसला ऑपरेशन गवर्नमेंट ने किया, तो जो लोग गवर्नमेंट को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, जिनका अच्छे काम पे भी क्रिटिसाइज करना ड्यूटी होता है, जिनको हम कह रहे थे कि अभी रोल नहीं प्ले किया, उन्होंने भी सबने सपोर्ट किया। तो हमारी तो ड्यूटी है ये कि हम साथ खड़े होंगे अपनी सेनाओं के। तो बस वही था, इतना ही। बंदे जी, मैंने आपका कहीं पे एक बयान पढ़ा था कि आप कहते हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना आरएसएस से, ना बीजेपी से, ना सरकार से। हम आरएसएस के साथ भी काम करने को तैयार हैं। तो अभी आपने जैसे जिस तरह से आरएसएस का भी कुछ आउटरीच बढ़ा है हाल में टुवर्ड्स मुस्लिम, तो किस तरह से इसको देखा जाए? अच्छा है, मतलब इसको बहुत सारे इफ एंड बट हैं इसमें अभी भी, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर तफसील से बताएंगे, यू नो, बिकॉज़ पीपल वांट टू नो द व्यू। देखिए, आप जो लोग जो सुनना चाहते हैं और जो मैं कहना चाहता हूँ उसमें कुछ फर्क नहीं है। राइट। एक मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे बड़ी हमारा प्रोग्राम होता है 2023 में हुआ था, वो रामलीला ग्राउंड में जी। अभी भी हम करने वाले हैं वो, फिर अक्टूबर नवंबर में फिर करने वाले हैं। तो उस मौके पर हमने रेजोल्यूशन पास किया था, ये कहा था इंगेज होना चाहिए, डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को मिनिमाइज करने का तरीका डायलॉग के सिवा कुछ नहीं है। जो तरीके से सरसंघ चालक बीच में उन्होंने ज्ञानवापी वाले इशू पर भी एक बात कही थी, वो सराहनीय थी। दूसरी बात अभी भी उन्होंने कुछ कही है, उनमें कई बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग अपना आर्गुमेंट रख सकते हैं, कह सकते हैं कि हम इससे एग्री नहीं करते हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो उनका ये कोशिश है उसको सराहा जाना चाहिए, डिफरेंसेस के बावजूद। और ये कि कोई भी मौका अपॉर्चुनिटी मिले मुसलमानों के किसी भी ग्रुप को, हमको मिले, किसी और को मिले, किसी और को मिले, वो किसी को भी चूज करें, क्योंकि ये तो उनकी चॉइस होगी कि वो किसके साथ बैठना पसंद करेंगे, किसी के साथ भी करें, हम उसको सपोर्ट करते हैं। बैठने को, बातचीत करने को पूरी ताकत के साथ सपोर्ट करते हैं, वेलकम करना चाहते हैं। और डिफरेंसेस तो होते हैं, वो रहेंगे और उनमें कुछ कम हो जाएंगे ज़रूर, अगर बैठेंगे तो कई चीज़ों पर सहमति ज़रूर बन जाएगी, तो वो इस देश के लिए, मुल्क के लिए, लोगों के लिए अच्छी चीज़। सर, मैं आसाम पर वापस आता हूँ कि क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? ना, बिल्कुल नहीं। तो कोई फोटोज जैसे कुछ सर्कुलेट होती हैं कि कोई मतलब जमात से लोग मिलने आए कांग्रेस के या ना, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी दिल्ली में एक पिछले दिनों काफ़ी इसको कुछ लोगों ने बनाया, ये देखा मैंने, एमपीज को बुलाया था, उसमें कांग्रेस के एमपी भी थे, लेकिन उसमें सारी पार्टियों के एमपी थे। अब इत्तेफाक से बीजेपी का कोई एमपी नहीं हो, न पहले नजमा हिब्तुल्लाह आया करती थी, मुख्तार अब्बास साहब। हम तो हमेशा करते हैं, ये नई चीज़ नहीं हुई है। साथ में कोशिश होती है हर सेशन में करें, हर सेशन में नहीं कर सकते तो साल में एक मरतबा जरूर करते हैं। हाँ, वो जनरल बातचीत होती है। बीजेपी से क्यों नहीं आता एमपी? बीजेपी से एमपी तो एमपी है ही नहीं कोई मुस्लिम, तो क्या करेंगे? ओह यस, दैट वे। वो अब उसको हम क्या करें? तो मतलब आप साफ बोल रहे हैं कि कोई सपोर्ट नहीं है? नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं किसी के साथ। और बीजेपी के साथ भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे दूसरी साइड आपका दिक्कत क्या है? एक साइड समझती है उसके साथ है, दूसरी समझती है उसके साथ है। हाँ, किसी को पता नहीं चल पाता कि आप किसके साथ हैं। हाँ, तो ये तो लोगों की समझ की बात है। अब इसका क्या इलाज है? वो कहते हैं जी तुम जो लड़ाई लड़ोगे, तो मैंने उनको ये सवाल किया उनसे कि भैया कितने साल के बाद मैं यहाँ आया हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं पॉलिटिक्स करने लगूं तो मुद्दे नहीं है वहाँ, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं तो पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, इसलिए जाता भी नहीं हूँ, जाता भी हूँ तो बस गया, कुछ प्रोग्राम किए अपने, वापस चले आए। मीडिया के साथ तो कभी 10 साल में पहली मर्तबा मीडिया से मैंने बात करी है वहाँ। वैसे भी मीडिया वालों को हमेशा
मुझसे शिकायत रहती है कि मैं गायब रहता हूँ, मिलता नहीं। यस, ये तो है, ये जायज शिकायत है। आपको मिलना बड़ा मुश्किल है। तो वहां पे भी यही मैंने कहा, मैं 10 साल में पहली मर्तबा आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या पॉलिटिक्स कर रहा हूँ? पॉलिटिक्स करेंगे तो सबसे जरूरी टूल तो मीडिया होती है, मीडिया को साथ लिया जाए, उनसे बात किया जाए, उनके साथ। आप मीडिया से नाराज हैं? नहीं, कुछ सच्ची नहीं, ईमानदारी की आपसे ईमानदारी की बात यह है कि मीडिया वन साइड है, क्या बात करें। बट ऐसा क्यों लगता है आपको? हम तो ऐसे हमेशा रीच आउट करते हैं, सब लोग। ऐसा ही है, आपकी बात नहीं है, मतलब अपनी पर्सनल मत लीजिए, पर्सनली मैं दोस्त हैं। मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हाँ, तो पर्सनल कुछ नहीं है, ओवरऑल बात यह है कि मीडिया एक खास नैरेटिव सेट कर रहा है मीडिया ने, और उस नैरेटिव को चला रही है, और उससे फायदा मीडिया को हो जाएगा, जरूर बिक जाएगी चीज़, सेंसिटाइजेशन हो जाएगा, लेकिन मुल्क का नुकसान है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई चीज़ मुल्क के नुकसान में मुझे लग रही है तो मैं वहाँ क्यों इंगेज। अच्छा, एक और चीज सर, मैंने देखा था, पीछे की बात है, रेडिकलाइजेशन, फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म, इन सब चीजों पे भी आपका शायद एक रेजोल्यूशन एक आया था और आता रहता है इसमें कई बार, है ना? तो इसको कम करने में कैसे आप लोग रोल प्ले करते हैं, ये बहुत जरूरी है जानना। ये वन साइडेड नहीं होगा। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, तो इसका आपका गेम प्लान क्या है? हमारा कोई गेम प्लान नहीं, हमारा बात अपनी बात कहना जी। हम सबसे ये बात कहते हैं, सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए जो करना जरूरी हो वो कर लें, लेकिन जब इलेक्शन नहीं हो तब तो कम से कम इंसाफ की बात करें। इंसाफ छूट रहा है, ये एक एहसास है, वो गलत भी हो सकता हूँ मैं, लेकिन हमारा एहसास यही है कि इंसाफ छूट रहा है। बट आपने जैसे भी कहा कि एक रीच आउट की कोशिश हो रही है आरएसएस की तरफ से भी, और इसको आप वेलकम करते हैं। हाँ, तो इसमें कुछ आगे बात बढ़ रही है आप लोगों की तरफ से भी कुछ अब नहीं, आगे? वो तो जैसे उन्होंने कहा कि नहीं। हर मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है हर जगह पे, उन्होंने बोला भी एक बयान में, और ये बोला कि मथुरा काशी पे भी एक बड़ा दिल दिखा के काम करना चाहिए। इस पर कुछ बातचीत आप लोगों की मुज़ाकरात हो रही है? हमारी मैंने जैसे कि मैंने कहा कि ये फैसला तो मैं नहीं करूंगा कि आप कौन बात करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन किसके साथ, लेकिन होनी चाहिए, होंगे, जिसके साथ भी हो हम सपोर्ट करते हैं, बातचीत के लिए तो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। अच्छा सर, हमारी कंट्री ने एक और पोजीशन लिया कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल बातचीत नहीं होनी चाहिए। इसको इस नजरिए को आप किस तरह से देखते हैं? असल में मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ फॉरेन अफेयर्स का, लेकिन सर आपका वॉइस मैटर करता है, क्योंकि देवबंद का इन्फ्लुएंस, आपने कई कॉन्फ्रेंसेस करी हैं, तो उधर से भी लोग आते हैं कई बार। हाँ, वो ठीक है। उधर के पार्लियामेंटेरियंस इनफैक्ट आए थे एक बार जब मैंने कवर किया था। जी हाँ, तो वो है सब। अब हमारे देश को उसकी जब भी ज़रूरत होगी तो हमारी तरफ से उसको अवेलेबल होगा इंशाल्लाह, जो भी हो सकेगा। लेकिन ये कि मैं इस बारे में बहुत राय नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ पे भी एक ताकत नहीं है। ताकत असल डेमोक्रेटिक फोर्सेस के हाथ में नहीं है। कहने को डेमोक्रेसी है, फैसले पीछे से होते हैं पर्दे के। तो इंडिया ने बहुत सालों तक एक पॉलिसी बना के रखी कि वे इंगेज रखें, पर इंडिया को बहुत फायदा नहीं हुआ उसका। तो इस गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई कि डिसएंगेज हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है, बल्कि शायद के बेहतर ये भी थक गए, कितना लेके चलेंगे। थक गए तो भाई यही कर सकते हैं, अपना दरवाज़ा बंद करते हैं, अपना काम करेंगे, तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो अब इसको इवेलुएट कौन करेगा कि ज़्यादा फायदा करने में था या ज़्यादा फायदा छोड़ने में है, या ज़्यादा नुकसान करने में था और ज़्यादा नुकसान छोड़ने में? ये इवेलुएशन वो करेंगे जो फॉरेन अफेयर्स के लोग होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये फैसला वो भी तो तब भी हम भुगत रहे थे, कमाया तो कुछ नहीं हमने। इंडिया के पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ, इंडिया ने क्या कमाया? राइट, वो नीति काम नहीं आई। बात भी होती रहती थी और काम भी होता रहता था। तो आज की ये नीति, हो सकता है कि कोई बड़ा विद्वान हो, फॉरेन अफेयर्स का एक्सपर्ट हो, वो कहे नहीं ये पॉलिसी गलत है, वही सही थी। वो हो सकता है वो कह दे, मैं उसको भी सही मान सकता हूँ। लेकिन ये एक ट्राई जो करी जा रही है सब बंद करने की, मुझे लगता है ये ट्राई भी कुछ गलत है। सर, अब आप एक बड़ी वोकल वॉइस रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस्लामोफोबिया या हिंदूफोबिया, कुछ भी आप कह सकते हैं, दोनों तरफ से बात होती है जिस तरह की। अब इस डिफरेंसेस को सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी में कम करा कैसे जा सकता है? क्योंकि देखिए, यू आर द स्कॉलर एंड यू आर द वन हु इज हेडिंग दिस बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो आप लोग तो का भी तो कोई ना कोई आउटलुक होता होगा ना कि किस तरह से ब्रिज किया जाए इन चीज़ों को।
क्योंकि मेरे को लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है जो इस तरह की बातें करती हैं दोनों तरफ से। हाँ, लेकिन वो सुनी जाती है, बहुत जो वोकल है, आवाज जाती है और उससे गलत इंप्रेशन पड़ता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मैंने कहा, अगर दूर से देखने में जैसा नजर आता है वैसा होता तो कुछ ना कुछ रिएक्शन आना चाहिए था। उसके बाद नहीं आया, लोगों ने समझदारी का सबूत दिया और दुष्ट लोगों के षड्यंत्र को, नापाक षड्यंत्र को फेल किया। ये तो बहुत बड़ा उदाहरण सोसाइटी ने किया है जी। तो सोसाइटी तो बहुत मतलब जितने भी उसको उसकी तारीफ करी जाए कम है। और मुझे पहली मर्तबा मौका मिला है, उसके बाद आज आपके साथ बैठ के कहने का मैं बार बार कहना चाहता था ये बात कि मुझे इस बहुत आशावादी इंसान हूँ मैं। मुझे पूरा यकीन है कि दुष्ट लोगों की सारी साजिशें फेल होंगी और भारत अपनी उसी शान से चलेगा जो इसका सदियों नहीं हज़ारों साल से बना हुआ है। और यहाँ के लोग हाँ, गुस्से में कुछ कहते भी हैं, करते भी हैं। जो गुस्सा होना जाहिर है, हाँ, घर में तो सब लोग गुस्सा होते हैं एक दूसरे पे, नेचुरल बात है जी। लेकिन ये कि उसकी एक लिमिट में रहने वाले लोग हैं और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि यार ठीक हो जाएगा। पर इस वक्त काफ़ी ख़राब हो रहा है, ये भी है, ये भी मानना पड़ेगा काफ़ी। थोड़ा रिवाइंड करें एक बार। और आपने मुशर्रफ को एक बात यहाँ पे बोली थी कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, तो आप अपना ध्यान रखिए, हमारे को थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये आज की जनरेशन ने वो वाला वीडियो इतना शायद देखा नहीं है। ये आज की जनरेशन के लिए आपका वो एक फीलिंग थी और क्या बात हुई थी, थोड़ा बताइए। वो एक बात ऐसी हुई थी कि वो अपनी भाषण में, तकरीर में मुझे ऐसा लगा कि वो यहाँ आए हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में वो गाला डिनर था, मैं भी उसमें स्पीकर था उससे पहले के उसमें, और उसमें उनकी स्पीच हो रही थी। तो वो मुझे ऐसा लगा कि वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम सब रंग रूट बैठे हुए हैं और वो कमांडर इन चीफ हैं। और बातें वो इस तरह की कर रहे थे कि वो डांट डपट कर रहे थे यहाँ कि तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, फलाना है, फलां है, और तुम मुसलमानों के साथ ऐसा करोगे तो फिर ये हो गई तुम्हारे साथ। तो मेरे लिए ज़रूरी हो गया बोलना। वो मुझे उस वक्त उनके साथ सवाल करने की, बात करने का उसमें सिस्टम नहीं था। वो उनकी बात ख़त्म होनी थी और डिनर के लिए उठना था, तो मैंने बहुत ज़बरदस्ती करी और मैंने कहा मैं तो हंगामा करूँगा या आप मुझे बात कहने का मौका मिलना चाहिए। तब आप पार्लियामेंटेरियन थे? हाँ, पार्लियामेंट जी। मेंबर था। तो वो फिर उन्होंने अरुण पुरी साहब ने मेरा नाम पुकार दिया। तो वो मुझे वो जो बात उस वक्त कहनी थी वो मैंने कही, आराम से उसको कहना ज़रूरी था मेरे लिए। बट वो मैंने देखा वीडियो, उस समय इतना बड़ा मीडियम नहीं होते थे कि पहले, लेकिन फिर भी करोड़ों लोगों ने उसको देखा। और मैं भी आप तब से मेरा मतलब मन में आया कि मैं आपका एक जाकर इंटरव्यू जरूर करूँगा, तब से मैं आपके पीछे पड़ा हुआ। तो सर, पुराने दोस्त हैं। तो मदनी साहब, मैं आखिरी पड़ाव पर आ रहा हूँ। आप ओवैसी से भी बड़ा नाराज रहते हैं, ऐसा क्या चक्कर है? मुस्लिम लीडरशिप क्या कंपीटिंग है क्या, या क्या है? कंपटीशन तो हर जगह होता है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उनको बहुत तारीफ करता हूँ। अभी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर भी जिस तरह की लाइन ली है, तो एक नेशनलिस्टिक अप्रोच है। इससे पहले पाकिस्तान में जाकर उन्होंने इस तरह की लाइन ली है। मैं पाकिस्तान गए? प्रेस करता हूँ। अच्छा, बहुत पुरानी बात है। एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया था, वहाँ उनका किसी स्टूडियो में उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने बहुत ज़ोरों से वही बात कही जो मैंने कही थी। थोड़ा डिफरेंट था स्टाइल, उनका स्टाइल डिफरेंट है। वो पढ़े लिखे काबिल आदमी। सर आप अपने आप को हमेशा डाउन प्ले में देखता हूँ करते हैं। रियल बात है, मैं इसमें कुछ यानी तंज नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल रियल बात है। तो बहुत काबिल आदमी हैं और पावरफुल भी हैं। तो उन्होंने वो बात, अब डिफरेंस को शो करना, विरोध नहीं होता। ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी समझनी चाहिए, सरकार में बैठे हुए लोगों को भी, अपोजिशन में बैठे हुए लोगों को भी, सबको समझनी चाहिए कि अगर हम या कोई भी कुछ विरोध, कुछ ऑब्जेक्ट कर रहा है, कुछ एतराज़ कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारा विरोधी है। तो मैं ओवैसी साहब का विरोधी नहीं हूँ,
लेकिन उनकी बहुत सारी पॉलिसियों से मैं डिसएग्री करता हूँ और उन्हें भी ये हक रहना चाहिए कि वो मेरी किसी बात से डिसएग्री करें और प्यार के साथ, सम्मान के साथ डिसएग्रीमेंट को शो कर दें। मनभेद नहीं, मनभेद ना हो। मतभेद रखना तो एक जीवित सोसाइटी के लिए उसके जीवित होने का प्रमाण होता है। अगर आप मेरी किसी बात से यहाँ बैठकर भी डिसएग्री नहीं कर सकते तो आप जीवित नहीं हैं, अपनी आत्मा के साथ नहीं बैठे हैं। अब मैं नहीं कर सकता तो मेरी आत्मा कहाँ गई? सो डिसएग्रीमेंट प्रॉपरली शो किया। हाँ, सम्मान, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब हैं आसाम के, अब वो बड़े आदमी, काफी आपकी उनसे आजकल दोस्ती ज्यादा है, बड़े आदमी हैं, तो गार्जियन है स्टेट के, लेकिन शब्दों का प्रयोग कैसा करते हैं? तो मैं उनसे हमेशा कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मुलाकात हुई उनकी कभी? नहीं, पहले कभी हुई है, तो मैं आपके माध्यम से उनको पहचाना चाहता हूँ, भाई शब्दों को तो प्रयोग ठीक से करें। हाँ, डिसएग्रीमेंट है मेरा उनका, और जरूरी नहीं कि रहे, खत्म भी हो सकता है। अरे ये तो बड़ी बात बोली, खत्म हो सकता है भाई। जैसे हम आरएसएस के बारे में आपने सवाल किया तो मैंने कहा खत्म हो सकता है ना, कम हो सकता है। ऐसे ही उनके बारे में हुआ भी है शायद, ऐसे ही उनके बारे में कि बहुत सारी बातों पर हमारा डिसएग्रीमेंट खत्म हो सकता है। और लेकिन आप जब शब्दों का प्रयोग गाली की तरह, बिलो द बेल्ट कुछ नहीं होना चाहिए। तो आज मैं इसी सवाल पे दोबारा आता हूँ सर, आज की डेट में आप भी पार्लियामेंट में रहे हैं, देर तो नहीं हो रही आप पार्लियामेंट, आप भी पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, क्या आज की जो शब्दावली है अक्रॉस द पार्टी लाइन, मैं बीजेपी या कांग्रेस और ऑपोजिशन नहीं बोल रहा हूँ, आपको लगता है स्तर बहुत निम्न हो गया? हाँ, कम हुआ। तो इसको थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करें। नहीं, कुछ एनालिसिस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसका ध्यान प्राइम मिनिस्टर साहब भी नहीं रखते हैं। तो कम्युनिटीज के बारे में बात करते हैं और शब्दों को घुमा फिरा के बात करते हैं। इससे एहतियात करनी चाहिए सब लोगों को। हम मुल्क को बनाना है और चलाना है, तो ये तो जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर साहब की है, सरकार की। सर, आप इस देश के एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पे बैठे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सिक्योरिटी पॉलिसी है इस गवर्नमेंट की और पिछली गवर्नमेंट की, इसमें आप कुछ फर्क देख रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि एक अच्छा था, हमारा जो एक बेस है वो स्ट्रांग हुआ है पहले से? हाँ, यकीनन स्ट्रांग, इसमें कोई शुबा नहीं, कोई डाउट नहीं, पहले से स्ट्रांग, बिल्कुल पहले से बेटर भी हुआ है, स्ट्रांग भी हुआ है, बिल्कुल ये मानना पड़ेगा। तो किस आधार पे आपकी ये, थोड़ा सा अगर आप समझाएं। देखिए, वही बात कि मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, नहीं, लेकिन दूर आप से बैठ के देख रहा हूँ। आप करिए, लेकिन एक बात है, आप काफी आपसे कंसल्टेशन भी चीजों को लेके होता है, हमें बताया, और आप काफी स्टेक होल्डर रहे हैं। मैं दूर से बैठ के देख रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज में प्रोफेशनलिज्म बढ़ा है, और मोटे तौर पर हम ये देखेंगे तो ओवरऑल अगर देखेंगे पूरा, कहीं कहीं कोई शिकायत कोई निकाल लाएगा कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, फला जगह ऐसा हुआ, हाँ हुआ है, बहुत जगह पे हुआ है। लेकिन जब हम पिछले 10 साल और उससे पिछले 10 सालों को देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बिल्कुल ज़मीन आसमान का क्लियर फ़र्क है। अब उसकी बहुत डिटेल में मैं जाऊंगा तो आपका भी टाइम ख़राब होगा, मेरा भी ख़राब होगा, लेकिन ये मोटे तौर पर मैं ये बात माननी पड़ेगी कि प्रोफेशनलिज्म भी बढ़ा है और काम के तरीके में बेहतरी आई है, और मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, वो होनी चाहिए। तो वो हमेशा अच्छा से अच्छा करने की ज़रूरत तो रहती है। तो बट आपको लगता है कि सरकार को थोड़ा और इंक्लूसिव होने की ज़रूरत है? ये सही, इंक्लूसिव होने की ज़रूरत है। इंक्लूसिवनेस जैसे सबका साथ सबका विकास जो एक वो है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के काम को अगर इंक्लूसिवनेस बढ़ेगी तो उनका काम और आसान हो जाएगा। वो इंक्लूसिवनेस बढ़नी चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ, हमारी सरकार है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे ही सरकार को भी एटीट्यूड रखना। आप बाहर विदेशों में जाते हैं, जब आपका इंटरेक्शन लोगों से होता है, तो क्या बाहर आप कभी काउंटर करते हैं, जैसे आपने मुशर्रफ को किया था कि हम, तो क्या कभी थोड़ा बताएं एक आध वाकया कि कभी ऐसा कुछ हुआ हो और आपने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, भारत में एक गलत पिक्चर प्रेजेंट की जा रही है? इसका मौका किसी बड़े लोगों के साथ बहुत नहीं मिलता है, लेकिन मैं जैसे बार बार लोग कहते हैं कि यहाँ की सिचुएशन ऐसी हो रही है कि वो होगा, जेनोसाइड होगा मुस्लिम्स का, ये कहा जाता है बाहर।
और कई मरतबा डायरेक्टली मुझसे भी कहा जाता है। तो मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं होता हूँ कभी कि ऐसी कोई सिचुएशन होगी। और मैंने अभी इत्तेफाक से आपके सामने वो जो बदबख्तों ने किया था काम आकर के वहाँ पहलगाम में, तो उसके बाद आराम से हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, थोड़ा तो हो सकता था ज़रूर, थोड़ा सा तो ज़रूर हो सकता था, नहीं हुआ। तो इसके पीछे किसी सरकार का कमाल नहीं है, सरकार का भी कमाल है एक दर्जे में, मैं उसको डिनाई टोटल नहीं करूँगा, लेकिन सिविल सोसाइटी का कमाल है, बड़ा तो सिविल सोसाइटी का कमाल है कि उसने साथ दिया है और ये समझा है कि साजिश क्या है। तो इस साजिश को समझा है तो दूसरी साजिशों को भी समझेंगे कि हमारा दुश्मन ये चाहता है कि मुल्क में अनारकी फैले, लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो इसको तो पूरी सोसाइटी मिलकर के इसको। तो जब ये सरकार बोलती है कि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ताकतें लगी हुई हैं हम लोगों को डिस्टेबलाइज करने में, इसमें कुछ हद तक आपको लगता है सच्चाई है? बिल्कुल है सच्चाई, इसमें क्या शुबा है। सारी दुनिया में ये वो बड़ी ताकत है तो सारी दुनिया में यही करती चली आई है, कोई नई बात तो है नहीं उनका। जहां से उनका पैसे का मसला हल ना हो और गुलाम ना बना सकें। पहले ज़माने में गुलाम बनाते थे फौज ला करके, अब गुलाम बनाते हैं टैरिफ लगा के। एक बात बताइए, टैरिफ पे जो हमारा एक बात बिल्कुल साफ है, इंडिया को स्टैंड करना चाहिए। तकलीफ उठा लेंगे, आधी रोटी खा लेंगे, आधी रोटी खाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे, पर झुकेंगे नहीं। तो ये अच्छी पोजीशन ली इंडिया ने, अच्छी पोजीशन है, पर इसमें बाकी रखना है, वरना झगड़ा भी होगा हमारा। बाकी रखना है इसका, लेकिन अगर झुकना नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज अगर होता है बराबरी के लेवल तो जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर झुकना पड़े नहीं। तो आप मोदी की पोजीशन जो उन्होंने टैरिफ पे ली है, आप उसके साथ? हम साथ टैरिफ पर जो भी पोजीशन ली है वो रहनी चाहिए। बाकी यही बात मैं कह रहा हूं, देखिए आज उन्होंने गुलाम बनाने की कोशिश की और वो फिर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश भी करेंगे, जितनी ताकतें हो जहाँ जहाँ से जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन इंडिया इंडिया है, तो जवाब देंगे। पर यही है कि झुकना चाहिए, बस झुकना नहीं। इसी नोट पे सर इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने पूरा खुल के हमसे बेबाक तरीके से बात करी और बहुत अच्छा लगेगा, आगे भी आप मौका देते रहेंगे। धन्यवाद सर।